हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2022, 2023 और 24 तक पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है दोस्तों। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे? यहां सबसे पहले लिख लो हल। हमें दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हम मानकर चलेंगे। क्या मान लेंगे? माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया √2 बराबर होगा a बटे b के, जहां a और b क्या हैं? जहां a और b पूर्णांक हैं, जहां a और b पूर्णांक हैं और क्या हैं? और सहअभाज्य संख्या हैं, और सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य का मतलब यह हुआ कि a और b को और काट कर छोटा नहीं किया जा सकता। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का वर्ग हो जाएगा। √2 का वर्ग बराबर a बटे b का वर्ग। √2 का वर्ग कितना होगा? रूट से 2 स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा? 2 बराबर a बटे b का वर्ग क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब एक काम करो, b स्क्वायर को यहां पर ले आओ और 2 को यहां पर ले चलो। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। अब यहां पर देखो, जो a स्क्वायर है वो 2 से भाग हो रहा है, मतलब जो 2 है वो a स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो यही चीज यहां पर लिख दो। यहां 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहां 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। जैसे देखो 2 है, वो विभाजित कर रहा है 16 को। 2 विभाजित करेगा 16 को, तो 2 किसका वर्ग है? 16, 4 का। तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। अगर 2 विभाजित कर रहा है 16 को तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। अगर दोस्तों 2
ए को विभाजित कर रहा है तो कुछ आंसर आना चाहिए। जैसे देखो 2 4 को विभाजित करेगा, कितना आंसर आएगा 2। उसी प्रकार जब 2 ए को विभाजित कर रहा है कुछ आंसर आना चाहिए। जैसे ए को 2 विभाजित कर रहा है तो कुछ आंसर आना चाहिए, उस आंसर को हमने मान लिया वो है सी। जैसे यहाँ पर 2 4 को विभाजित कर रहा है तो आंसर कितना आ रहा है 2। उसी प्रकार जब 2 ए को विभाजित करेगा तो कुछ आंसर आना चाहिए, उस आंसर को हमने मान लिया वो सी है। इसको हमने माना है, माना वह आंसर हमारा क्या होगा सी होगा। जहाँ जहाँ सी क्या है पूर्णांक है, जहाँ सी पूर्णांक है, जहाँ सी क्या है एक पूर्णांक है। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लो। ए बराबर क्या हो जाएगा 2c। ए बराबर क्या आ गया 2c। अब देखो ए बराबर कितना आया 2c आया। अब ए का वैल्यू इसमें रखो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है हमारा। अब इस ए का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखो। क्या ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब ए का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए की जगह पर हम क्या रखेंगे 2c रखेंगे। ए की जगह पर क्या रखेंगे 2c का वर्ग बटे क्या है 2। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया बी स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। अब एक काम करो 2 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2 बराबर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो जो 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जो 2 है वो बी स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। यही चीज को लिखो, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जो 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। तो देखो दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर शुरू में हमने मानकर चला था कि ए और बी जो हैं वो पूर्णांक हैं और सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य का मतलब उन्हें काट कर और छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब ए और बी विभाजित नहीं होंगे। यहाँ पर हमने देखा कि जो ए है वो भी विभाजित हो रहा है, यहाँ पर जो बी है वो भी विभाजित हो रहा है, यहाँ पर ए और बी दोनों विभाजित होने लगे। लेकिन हमने शुरू में ये मानकर चला था कि जो ए और बी हैं वो सहअभाज्य संख्या हैं, यानी कि उनको काट कर और छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर वो विभाजित हो रहे हैं। ये गलती क्यों हो रही है? ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हमने शुरू में कुछ गलत मान लिया था। हमने गलत क्या माना था शुरू में? यही गलत हमने मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी को हमने गलत मान लिया था। तो लिखेंगे यहाँ 2 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। यहाँ 2 जो है
ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, परंतु हमने ये मानकर चला था कि ए और बी विभाजित नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर हो रहे हैं। ये गलती क्यों हो रही है? ये गलती इसलिए हो रही है कि कुछ हमने शुरू में ही गलत मान लिया था। परंतु लिखेंगे क्या? परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है। किसका विरोधाभास है? परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए और बी सह-अभाज्य हैं। यह इस तथ्य का विरोध हो गया कि ए और बी सह-अभाज्य हैं। यह विरोधाभास क्यों हुई? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। तो लिखेंगे यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। ये गलती क्यों हुई? ये गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो दोस्तों, कहा गया था सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसका उल्टा मान लिया। क्या मान लिया? माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने इसे a बटे b के रूप में लिख लिया, जहां a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं, यानी और सह-अभाज्य संख्या हैं। अगर ये सह-अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a और b को काट कर और छोटा नहीं किया जा सकता। फिर हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जब दोनों तरफ वर्ग किया तो ये बन गया 2 बराबर a² बटे b²। फिर हमने b को इधर भेज दिया तो ये हो गया b² बराबर a² बटे 2। तो यहाँ पर हमने देखा जो a² है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो यही चीज़ हमने लिख दिया। जो 2 है वो a² को विभाजित कर रहा है। अगर 2 a² को विभाजित कर रहा है तो जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। अगर 2 a को विभाजित कर रहा है, कुछ आंसर आना चाहिए, उस आंसर को हमने मान लिया c। तो यहाँ से हमने a का वैल्यू निकाल लिया। a का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लिया। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर देखा जो 2 है वो b² को भी विभाजित करने लगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ 2 b² को विभाजित कर रहा है। अगर 2 b² को विभाजित कर रहा है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखो a भी विभाजित होने लगा और b भी विभाजित होने लगा। यह गलती क्यों हो रही है? हमने शुरू में मानकर चला था a और b विभाजित नहीं होंगे। यह गलती क्यों हो रही है? यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हो रही है। हमने गलत क्या कल्पना कर रखा था कि √2 एक परिमेय संख्या, तो यही चीज़ हमने लिख दिया। यहाँ 2 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है। किस तथ्य का? कि a और b सह-अभाज्य हैं, यानी कि विभाजित नहीं होंगे। यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन 2019, 22, 23 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या कहा है? 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करके दिखाइए। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन को सिद्ध किया, ठीक उसी प्रकार किया जाएगा, सिर्फ इसमें कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा अभी पता चलेगा। देखो, हम क्या सबसे पहले मानेंगे? हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 5 + √3
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 5 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। हमने बटे के रूप में लिख लिया a बटे b, जहां a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं। जहां a और b पूर्णांक हैं और सह-अभाज्य संख्या हैं, और सह-अभाज्य हैं। सह-अभाज्य का मतलब यह हुआ कि इनको और काट कर छोटा नहीं किया जा सकता। अब देखो यहां पर थोड़ा हम अलग तरीके से लगाएंगे। क्या तरीका लगाएंगे? यहां पर हम वर्ग नहीं करेंगे, हम रूट 3 को अकेला करेंगे। अकेला कैसे होगा? रूट 3 को हमें अकेला करना है तो 5 को उधर भेज दो। क्या हो जाएगा? a बटे b माइनस का 5। अब यहां पर बटे 1 करके एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा? रूट में 3 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा? b। तो b का भाग करोगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा a में करोगे क्या आएगा? a माइनस 1 का भाग करोगे b में, b बार जाएगा, b का गुणा इसके साथ करोगे क्या आएगा? 5b। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखो, ये रूट 3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, और ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्यों हो रहा है? एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर परिमेय संख्या के बराबर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने शुरू में कुछ गलत कर दिया है। क्या गलत किया है? यही मान करके कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a माइनस 5b बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ a माइनस 5b बटे b एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो रूट 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 कैसी संख्या है? रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रही है? ये विरोधाभास इसलिए हो रही है कि क्योंकि हमने कुछ गलत मान लिया है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रही है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रही है। लिखेंगे अतः 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 प्लस रूट में 3
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो कहा गया था कि इसको सिद्ध करके दिखाओ कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसका उल्टा मान लिया। क्या मान लिया? हमने मान लिया यह एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए और बी क्या है? पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इसको काट कर और छोटा नहीं किया जा सकता। तो देखो हमने सोचा कि √3 को किसी तरह अकेला कर लिया जाए, इससे क्या फायदा होगा। देखो 5 को जब हमने इधर भेज दिया तो और सॉल्व किया तो कुछ ये बन गया। तो यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? लेकिन यहाँ पर हो रही है। ये गलती क्यों हो रही है? ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हमने कुछ गलत मान लिया था। तो इसी चीज़ को हमने लिख दिया कि यहाँ ये एक परिमेय संख्या है और √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसके बराबर में लिखा गया है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रही है। हमने क्या गलत कल्पना कर लिया था कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2019, 22, 24 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे? हम इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया a बटे b। a और b क्या हैं? a और b पूर्णांक हैं। जहां a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं और सह अभाज्य संख्या हैं और सह अभाज्य संख्या हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 7√5 लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे? 7 को यहाँ से इधर भेजेंगे और √5 को अकेला कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर a बटे, देखो यहाँ पर 7 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इधर आकर क्या करेगा? भाग करेगा। तो ये हो गया 7b। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यह एक कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है। यहाँ पर गलती क्या हो रहा है? जो हमने शुरू में गलती किया था उसी के कारण यहाँ पर गलती हो रहा है। हमने शुरू में क्या गलती किया था? हमने ये मानकर गलती किया था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखना है। लिखेंगे यहाँ a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ a बटे 7b एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए।
चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों हो रही है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रही है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रही है। अतः 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन 2022, 24 और 25 में पूछा गया है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करो। 96 का अभाज्य गुणनखंड करो। ये किससे कटेगा? 2 से। 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकन्नम 3। तो ये हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। अब 404 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। ये किससे कटेगा? 2 से। तो 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकन्नम 2। अब किससे कटेगा? 101 से ही कटेगा। 101 एकन्नम 101। अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। लिखो यहाँ 96 बराबर क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितने बार हैं? 5 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब क्या है? 404 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 101। अब हमें क्या निकालना है? हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले HCF निकालो। HCF कैसे निकाला जाता है? हम ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। जो दोनों में कॉमन आएगा वही हमारा HCF होगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, फिर से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो HCF क्या हो जाएगा? और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा? जो कॉमन हो जा रहा है उसको एक बार लिखेंगे। तो इसको हमने एक बार लिख लिया, इसको भी एक बार लिख लो। क्या हो गया? 2 गुणे 2। कितना आ गया HCF हमारा? 4। HCF हमारा कितना आ गया? 4। अब ज्ञात कर लो LCM।
एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है? जो कॉमन हो गया उसको लिख लो, जो कॉमन हो गया है उसको लिख लो। अब जो बच गए हैं उनको भी लिख लो। तो यहाँ पर क्या बचे हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101 गुणे 101। अब इनका गुणा कर लो। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तियाँ, 32 तियाँ कितना होगा? 96, 32 तियाँ 96 गुणे 101। अब 96 का गुणा 101 के साथ कर लो। देखो 96 कन्नम 96 के 6 हासिल लगा 9, तो 96 शून्यम 0, 0 और 1 0 और हासिल 9 कितना हो जाएगा? 9। तो 96 कन्नम 96 कितना आ गया? एलसीएम हमारा 96 96। तो देखो एक क्वेश्चन को फिर से समझो। देखो कहा गया था 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, फिर हमने इसको इस रूप में लिख लिया, फिर हमने निकाला एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख लो, तो ये हो गया। तो वही हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? जो कॉमन हुआ है उनको लिख लो, जो बच गया है उनको भी लिख लो। फिर हमने इनको लिखकर गुणा कर लिया, कितना आया? 96 96। तो ये हो गया दोस्तों चौथा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही हो सकता है कि यहाँ पर 96 ना देकर कुछ और देकर पूछ लेगा, यहाँ पर 404 देकर ना देकर और कुछ देकर पूछ लेगा। जैसे हमने कराया √2 को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, उसके जगह पर कुछ और पूछ सकता है। कह सकता है कि √5 को सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, या फिर कह सकता है कि √3 को सिद्ध कीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है। बस बोर्ड एग्जाम में ऐसे अंक बदल बदल कर पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे इसी प्रकार। तो दोस्तों आज इतना ही, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने करा दिया। तो दोस्तों आज इतना ही। अब हम कल करेंगे दूसरे चैप्टर का बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।